नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के इस समृद्ध पटल पर एक बार फिर से आपके साथ परिचर्चा लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं नेहा शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो नए श्रोतागण हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि हर हफ्ते हम एक कार्यक्रम लेके आते हैं परिचर्चा, जिसमें हम एक ऐसा विषय लेके आते हैं जिसके बारे में हमको आपको सभी को जानकारी देने की एक कोशिश रहती है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो शायद आप ढूंढ रहे हो, उनके जवाब ढूंढने के लिए हम आप सभी के साथ सम्मिलित होते हैं। तो आज की परिचर्चा का विषय है भारतीय अनुसंधान और विकास में कमी, एक समस्या। इसके बारे में बखूबी जानेंगे। हमारे साथ आज हम इस पटल पर आमंत्रित किया गया है आदरणीय मीनू वाधवा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस पटल पर। ये एमएससी एमफिल एक पर्यावरणविद है जो अब आजकल बच्चों के साथ एनवायरनमेंट, वातावरण के जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम करती हैं। बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ आपके इस कार्य के लिए। और क्या क्या करती हैं उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। इन्हें बहुत नेशनल, रीजनल, स्टेट लेवल्स पर बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद उस काम के लिए, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण की जो बात करते हैं, जो जागरूकता फैला रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। आज हम दिल्ली एनसीआर में न्यूज में जब भी चैनल्स पे देख रहे हैं, AQI के बारे में सुन रहे हैं, इतने पोल्यूशन, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है, उस दौर से हम सब गुजर रहे हैं। तो पर्यावरण की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके साथ ही है हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर कामना मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत पटल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। ये भी एक शिक्षाविद है, लेखिका है, मंच संचालिका है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे जानेंगे आपके विचार अनुसंधान में विकास है, कमी है, क्या कमी है, और कुछ उपायों के साथ भी आपसे हम जरूर जानकारी लेंगे। उसके साथ हमारे पटल पर अभी हमें नहीं आ पाए हैं, कुछ व्यस्त है थोड़े से। आदरणीय गोपाल जी एक युवा वैज्ञानिक है। इनका नासा से एसोसिएशन है, उसके बारे में जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस परिचर्चा को बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कुछ सवालों से, कुछ जवाबों को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले मैं आदरणीय मीनू जी के पास जाना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज जो आप काम कर रही हैं, जो बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करती हैं, स्कूल्स में जाती हैं, पर्यावरण की बातें करती हैं, उसकी वजह क्या है? क्या प्रेरणा का स्रोत था कि आपने ये पथ चुना? और क्योंकि ये आप कई कई सालों से कर रही हैं, आप केवी में टीचर रह चुकी हैं, बहुत सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो ये जो आपने बदला है जो अपने पथ को, उसकी प्रेरणा कहाँ से आई? ये इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएंगे। नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के प्रतिष्ठित मंच को मेरा प्रणाम है और मंच में उपस्थित अधिकारीगण और सभी श्रोताओं को मेरा सत सत प्रणाम। आपने नेहा जी, मैं सबसे पहले कामना मिश्रा मैम, वैभवी मैम और नेहा मैम तीनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत मुझे बहुत इस आभार। मंच पे आमंत्रित किया और मुझे ये मौका दिया कि जो इतना इम्पोर्टेंट विषय है, जिसकी अ, आज के युवा वर्ग को बहुत दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए। और नेहा जी, मैं आपका प्रश्न का उत्तर, मैं केंद्रीय विद्यालय में अ, स्नातक में और एमफिल एमएससी हूँ और मैं उनको साइंस और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और वहां पर मैं इको क्लब कोऑर्डिनेटर थी, तो मुझे मौका मिला, मेरे जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया कि मैं बड़ी बड़ी कंपनीज, पैनासोनिक, विप्रो, इनके साथ मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। और आज की मुझे ये, उस काम के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि बच्चे जो होते हैं एक छोटे बीज के समान होते हैं और उनमें इस चीज को बीजारोपण करना बहुत जरूरी है। आज हमारा पर्यावरण, हमारा क्लाइमेट चेंज इतना हमारी उसको इफेक्ट करता है और हम प्रकृति से जी बहुत दूर हो चुके हैं, जिसकी जी, वजह बिल्कुल से सही। हॉस्पिटल्स और ये सब चीजें जो है वो ज्यादा बढ़ गई हैं।
कितना हम भोजन जो खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कितना, तो इसकी नॉलेज जो है, मेरा जो वर्कशॉप करने का उद्देश्य ये है कि बच्चे एक छोटे बीज के समान होते हैं, और अगर ये वैल्यूज, अवेयरनेस एज अ वैल्यूज इनमें हम डाल दें, तो तभी इनका आगे जो, जब ये युवा होंगे तो इनका जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। ऐसी मेरी छोटी सी सोच है। आ, सलाम है इस सोच को, कोशिश है जो आप जो कर रही हैं बहुत जरूरी है, और आज के दौर में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। इसी परिचर्चा को आगे ले जाते हुए मैं फिर चलूंगी आदरणीय कामना जी के तरफ चलते हैं, और इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। उससे पहले, अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं आज, तो मैं जानना चाहूंगी, अनुसंधान का अर्थ है कि किसी विषय के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करके उसको व्यवस्थित तरीके से उसकी जांच करें। तो आपके अनुसार भारतीय अनुसंधान के विकास में कमी क्या है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? इस देखिए, बारे में जरूर ये सब हम लोग जानते ही हैं। अनुसंधान का मतलब होता है, भारतीय अनुसंधान मतलब इंडियन रिसर्च, एंड जी रिसर्च अलग अलग फील्ड में होती है, होती रहती है, हो जी रही है निरंतर। देखिए, मैं हमेशा ना ग्राउंड लेवल पर बात करती हूँ। हम रिसर्च जो पेपर्स में कर रहे हैं वो आवश्यक जी है अपनी जगह, लेकिन हमको मतलब है इम्प्लीमेंटेशन से, यानी कि आपने लागू क्या क्या किया है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे कि मीनू मैम ने कहा कि उन्होंने बच्चों से वर्कशॉप शुरू करी, इसको कहते हैं ग्राउंड लेवल का वर्क। मुझे जी एज अ गेस्ट लेक्चरर अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में ही बुलाया गया था। मैं 2 बार लेक्चर देने के लिए गई। आदरणीय रेणु हुसैन मैम है, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने स्कूल में, उनके प्रिंसिपल सर ने, इन्हीं सब टॉपिक से बात करने के लिए। तो बच्चों में आप अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं रिसर्च अपनी जगह हो रही है, ठीक है, रिसर्च बिल्कुल जरूरी है। अगर रिसर्च ही नहीं होगी तो ये आज जो हम मोबाइल से बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी से बैठकर बात कर रहे हैं, ये कुछ लोगों जी के जी जुनून और बिल्कुल रिसर्च का ही नतीजा है, वरना हम ये चीज अभी सोच भी नहीं सकते थे। और कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के संग ये पॉजिटिव पॉइंट आया कि भाई सभी लोगों ने, जो लोग नहीं भी, हाउसवाइफ्स भी जुड़ी, लोगों ने फैमिली रियूनियन भी किया कि चलो कोरोना चल रहा है, किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे है। पहले कौन जानता था? 10 साल पहले तो स्मार्टफोन बिल्कुल इतना सही। पॉपुलर नहीं था। उसके बाद जी अगर रिसर्च की बात करें, पहले मैं रिसर्च का जवाब देना चाहूंगी। जो अनुसंधान आप कह रहे हैं, रिसर्च का अपनी जी जगह बहुत ज्यादा महत्व है। यदि कुछ लोगों में ये जुनून नहीं होता, वो जुनून कुछ ही लोगों में होता है, कुछ ही लोग पागल होते हैं उसके लिए, लेकिन उसका फायदा संपूर्ण समाज को और पूरी दुनिया को होता है। कुछ लोगों ने किया होगा इसका इजाद, जिसका फायदा आज, और इसके परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ बैठ के परिचर्चा कर रहे हैं। पहले ये डिस्कशंस जो हुआ करते थे वो सेमिनार हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में होते थे। हम अपने घर में बैठकर इस तरीके से देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से अपने घर से बैठकर ऐसा डिस्कशन करेंगे। अब से, कोरोना से पहले इस चीज की कल्पना हम लोग नहीं करते थे। हम कहते थे नहीं, ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है, हम आम लोग हैं, हम लोगों में नहीं चलता था। तो पहली बात तो रिसर्च को मैं प्रणाम करती हूं। यदि अनुसंधान नहीं होगा, आप नींव भी नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरी बात पर आते हैं, लागू करना। पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया कि अनुसंधान जी क्या है और अनुसंधान कैसे लागू होता है। अब पर्यावरण से संबंधित सुनिए। देखिए, ये बात अच्छी तरीके से हमको पता है कि दिल्ली देश की राजधानी है भारत की, और सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको दूर करने के लिए अनुसंधान फिर चल रहा है, बहुत सारा काम पेपर्स में चल रहा है, रियलिटी में भी हो रहा है। जो दिख रहा है उतना नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं, हमको लैंडफिल्स दिखते हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। हम क्या कर सकते हैं? एक शिक्षिका, एक शिक्षाविद होने के नाते जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, पहले मैं बता दूं, मेरे पास 2nd स्टैंडर्ड से लेकर के कॉलेज लेवल तक के भी बच्चे हैं, और जिन बच्चों को मैं जी एड्रेस करने गई थी वो बच्चे 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के भी थे, कॉलेज के भी हैं, कुछ लेडीज बैच भी मैंने चलाए। वहां अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए? अब बच्चे तो सारा किचन का काम नहीं करने लगेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के खाद नहीं बनाने लगेंगे। उनको मैंने सिंपल बातें बताई। प्लास्टिक बैन होना चाहिए, सबको पता है, लेकिन अभी बैन नहीं हुआ, ये भी एक सच्चाई है, आपको मालूम है। प्लास्टिक की बॉटल्स बढ़ती हैं। मैंने सभी बच्चों को ये बोला है, पानी, सेव वाटर, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। जो मैं सिखा रही हूँ वो ये है, मैंने कहा पानी की बॉटल जो आपके पास आती है, घर में शरबत आया, पानी आया, कोल्ड ड्रिंक आया, उसको साफ करो। साफ पानी भर के आप अपने बैग में 2 बॉटल्स तो ले जा सकते हो। ये रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, स्वीपर्स हैं, हमारे यहाँ कूड़ा उठाने वाला आता है, बाहर धूप में लोग घूम रहे होते हैं, साफ पानी नहीं है, उनके घरों में आरओ नहीं है। आप अगर 2 बॉटल भी सारे बच्चे देंगे तो सोचो, सब बच्चे अगर ये करें तो कितने लोगों तक साफ पानी पहुंचेगा। और दूसरा, पानी की वैल्यू होगी, पहली बात। दूसरी बात,
जब हम बच्चों से ये कहते हैं कि आप किचन में थोड़ी सी मम्मी की मदद कीजिए, अब ये चीज तो देखिए बिल्कुल खत्म हो गई है कि लड़कियों का काम कुकिंग है, और वो भी कोरोना ने प्रूव करके दिखा दिया कि लोगों को करना ही पड़ा कि जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आ गई। ये भी चीज मैंने सिखाई कि आप मदद कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप नहीं कर सकते हैं, सब्जियां नहीं छील सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, मम्मी किचन का काम कर रही हैं, आप वो छिलके जो हैं उनको आप ग्रीन बिन्स और वो बना सकते हैं ब्लू बिन्स। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो घर में जो गमले रखे हुए हैं, जो मैं करती हूँ, मैंने बताया कुछ गमले पीछे है, जो आगे हैं वो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, वो आगे के नहीं हम टच करते, उसमें आप अगर डायरेक्ट वो डाल भी दें अगर छिलके, तो उससे भी कॉम्पोस्ट और मैन्योर बनती है। इतना भी कर दो, ज्यादा मत करो, ये भी बच्चों को मैंने सिखाया। इससे क्या होगा, दो बातें आएंगी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। बुक्स में बच्चों ने कॉम्पोस्ट मैन्योर सब पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। इसके अलावा सिलेबस के अलावा भी हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, उसमें भी दुनिया भर की बातें बच्चों को सिखाई जाती हैं। पौधारोपण करना, अब बच्चे कहते भी पौधारोपण कहाँ करें, हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, एमसीडी के पार्क में अलाउड नहीं है। आप इतना कर सकते हो, वहां थोड़ा सा गड्ढा खोद के अगर कर सकते हो तो उसमें आप जमा करो वो ग्रीन जो छिलका पील्स जो सब्जियों की हैं, तो उससे एक खाद तैयार हो जाएगी, वहां भी जमीन को मिलेगी, और घर के गमलों में भी आप डाल सकते हो और इकट्ठा करके भी ये बच्चे काम कर सकते हैं, छिलके इकट्ठे कर सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज है। इसके अलावा मैं खुद लेके गई थी, वो मैं दिखाना चाहूंगी। यदि आपके पास समय है तो आप मुझे बता दीजिएगा कहाँ बोलना है और कहाँ चुप होना है। जी 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 बोलिए, नहीं बोलिए। हाँ, तो फिर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी, मैंने ये बैग बनाए हैं अपनी बेटी की जीन्स से, और ये मैंने लेके गई थी स्कूल में। मैं मीनू मैम अच्छी तरीके से जानती हैं, ये इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी हमारे यहाँ है, 28 ईयर्स से चल रही है। फ्लावर शो में होता है, उस मेंबर मीनू मैम हैं, और मैं भी वहां हर साल जाती हूँ। तो वहां पर भी हाउसवाइफ्स को उन्होंने रोपन किया हुआ है, उनको सारी ट्रेनिंग दी जाती है, और पर्यावरण के लिए उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, कैसे आप किचन गार्डन या गमलों में फल सब्जियां उगा सकते हैं, कैसे टूटे हुए टायर से, बॉटल्स से आप पॉट्स बना सकते हैं, घर में आप अच्छे प्लांट्स रख सकते हैं। ये सब की वर्कशॉप्स कराई जाती हैं। वहां भी मैंने बहुत बार देखा, जैसे ये मेरी बेटी की जीन्स है, मैंने क्लास में बच्चों को जब अपना वर्कशॉप के लिए गई थी, मैं ये लेकर गई थी। ये बनी हुई जीन्स है, कमर से यहाँ पे काट के, ये इसमें सिंपल सिलाई डाली है, सिंपल सिलाई, जो आप से नो टू प्लास्टिक कहते हैं। तो रिसर्च की बात आई, ये चीजें हमको पता है कि भाई से नो टू प्लास्टिक एंड यूज पेपर, यूज क्लॉथ, ये सब हिंदी इंग्लिश में पढ़ा दिया। अभी बच्चा थोड़ी ना दर्जी है, वो कैसे करेगा। तो बच्चे जो 6 से 12 तक के थे उनको मैंने बताया, मैंने कहा आप इतना सब बच्चे कर सकते हैं, काट के एक सिलाई मम्मी से पढ़वा दो। ये पैंट है बनी हुई है, ये इसमें सिलाई डाल दी, और उसके जो नीचे लेग्स हैं वो काट कर ये 2 टांगे, मैंने कहा ये आप जो है ना उसको काट के इस तरीके से इसका हैंडल बनवा सकते हैं, इस तरह से टांगने के लिए। ये बैग घर में ही बनकर तैयार किया। अगर आप चाहते हैं, अब बाकी डेकोरेशन तो देखिए बच्चे कर लेंगे, वो जो क्रिएटिव होते हैं ना, जैसे मुझे एक स्कूल में ये मिला था, मैंने ये लगा लिया, जिप मैंने टेलर से लगवाई है। इतना अगर दिमाग में भी आ जाए और थोड़ी सी बड़ों की मदद ले ली जाए, तो कितने सारे 2-2 बैग्स भी अगर सब बनाते हैं, पैंट्स जीन्स, ये वेस्ट हो गई थी, ऐसे मैंने 2-3 बना रखे हैं। तो कितना जब आप जीन्स बनाते हैं या फैक्ट्रीज में बनाते हैं, कोई भी कपड़ा बनाते हैं और उसको कलर करते हैं, जीन्स की अगर बात करें तो उसमें कितना पानी यूज होता है, कितने केमिकल्स लगाने में, उसको कलर करने में, डाई करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कितना पानी लगता है। आज तो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, फिर टेक्नोलॉजी की बात करो कि हम पढ़ते थे एनसाइक्लोपीडिया से, अभी बच्चों के पास है गूगल मैप, यूट्यूब, यू कैन रिसर्च एंड यू कैन फाइंड। तो ऐसा नहीं है, और आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएगा, तमिल, कन्नड़ के, तेलुगु, जापानीज, चाइनीज, ऐसा नहीं आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, आपको ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, आपको सबटाइटल्स भी मिल जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको वीडियो भी बनेगा। तब आपको पता चलेगा कितना पानी लगता है, कितनी बिजली लगती है कपड़ा तैयार करने में, और हम यूं ही उठा के उसको फेंक देते हैं। अगर आप दूसरों को दे रहे हैं दान के लिए, वो एक अलग चीज होती है, मगर ये बैग बहुत ही सिंपल है। और क्योंकि ये जीन्स का था तो इसमें 4 पॉकेट्स रेडीमेड थी, क्योंकि जीन्स में जो पॉकेट्स होते हैं वो रेडीमेड थे। तो ये बैग आपको जिप लगानी है लगाइए, अदरवाइज ऐसे ही यूज कीजिए। बैग्स चाहिए ना, आप ग्रोसरी लेने जाते हैं, छोटा मोटा सामान लेने जाते हैं, जिप लगा लीजिए, तो आप अपना बाहर भी कैरी कर सकते हैं, उसमें मोबाइल, कैश वगैरह जो भी आपको रखना है रख सकते हैं।
अगर आप सोचिए, मैंने इतने बच्चों को वहां जाके बताया और कंटिन्यूअसली बता रही हूँ, अगर ये सारे जी बच्चे 2-2 बॉटल की भर के साफ पानी देने लगे तो कितने लोगों को साफ पानी मिलेगा और बच्चों को उसकी वैल्यू होगी। और अगर 2 बच्चे भी बैग बनाते हैं, मान लो एक बच्चे ने, मैंने 150 बच्चों को बताया, ठीक है, उसमें जी 10 बच्चों ने भी बैग बनाया, तो कितना बचा आपका देखिए। प्लास्टिक अगर बिल्कुल सब बनाने लगे तो प्लास्टिक अपने आप ही रिप्लेस हो जाएगा। आप 4-5 बैग बना लीजिए, धो के यूज कीजिए, ऐसे हम धो सकते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल की बात आ गई। जो मीनू मैम कह रही हैं, हम बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए ये बच्चे ही तो हैं जो हमारा भविष्य है। रिसर्च तो हो ही बिल्कुल रही है, रिसर्च को तो प्रणाम है, मैंने तो कहा रिसर्च नहीं होती तो हम और आप यहाँ बैठे नहीं होते, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो बिल्कुल सही हर लेवल पे काम होना चाहिए। नर्सरी का टीचर, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, जो पीएचडी में आपके गाइड हैं, प्रोफेसर, उनका अपना इंपॉर्टेंस है। स्टेप बाय स्टेप हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर एबीसीडी नहीं आता है, पहले तो आप बेसिक पढ़ोगे, तब आप साइंटिस्ट, इंजीनियर या ऑफिसर बनोगे ना जाकर। तो हम बिल्कुल समाज में हैं, हम लेखक हों, साहित्यकार हों, गृहिणी हों, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि इस धरती के प्रति, इस समाज के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें और जितना हो सके अपने संसाधनों को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी है, आपको हम्म पता है वो लिमिटेड है, तो उसको बचाने का प्रयास किया जा सकता है। छोटे छोटे पौधे हैं, जैसे कि इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जैसी बहुत सारी सोसाइटीज चल रही हैं, जिसमें हाउसवाइफ्स को रोप इन किया गया है। गृहिणियों को एक एज के बाद होता है, बच्चे 8, 9, 10th में आ गए, वो अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, हस्बैंड अपने में बिजी हैं, दे आर हाउसवाइफ, दे हैव जी लॉट जी ऑफ टाइम। तो बागवानी का सिर्फ हम्म शौक नहीं, अगर वो टाइम हम्म पास के लिए भी, कुछ लेडीज आई, मीनू मैम अच्छी तरह जानती हैं, टाइम पास के लिए भी कुछ हम्म लेडीज आई हैं, मैं भी जुड़ी हूं, तो मैंने देखा उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमने ऑर्गेनिक टमाटर ग्रो कर लिया। क्योंकि वो जो हाँ गमले थे, उसमें आपने अपने ही छिलकों की खाद बना ली, उसको पौष्टिक मिल रहा है, कुछ भी पेस्टिसाइड नहीं है, और उसमें टमाटर ग्रो हम्म कर रहे हैं, मिर्ची ग्रो कर रहे हैं। मैं जानती हूँ ऐसी लेडीज को जिन्होंने कहा, अरे 100 रुपए किलो टमाटर है, पर आधा किलो टमाटर तो मेरे गमलों में आ गए थे और ये मैंने क्या उगाए हैं। बात है अपनी क्या बात है क्रिएशन की अलग बात होती है, अपनी क्रिएशन की। बिल्कुल बिल्कुल ये हाउस वाइफ की बात की मैंने, वो बच्चों की बात की। प्रत्येक नागरिक हर एज ग्रुप में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ये संस्कार देना हमारा काम है, वो हमारा काम है। लेखक लिख के कर सकता है, वक्ता बोल के कर सकता है, आप लोग अपनी हम्म संस्था के माध्यम से ये सब कर रहे हैं, हम लोग शिक्षाविद हैं, तो हम बच्चों को ऐसे वर्कशॉप्स देके कर सकते हैं, युवाओं को भी हम बुला सकते हैं, और वैज्ञानिक है वो उसमें हमारा मार्गदर्शन करके और बड़ी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आज होलोग्राम आ गया है, कैसे चीज आती है हम सामने से देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है बहुत सारी बातें आपने करी और बहुत सारी परिचर्चाओं में मैं बहुत अलग अलग विषयों को हम छूते हैं उनके अलग अलग पहलुओं को हम जानते हैं और हर बार जब मैं सोचती हूँ इस बारे में एक विचार जरूर आता है और एक बात हर वक्ता जरूर बोलता है हमारा कर्तव्य ये कर्तव्य जी, की जब बात आती है कि हम अपना कर्तव्य निभा लें शायद वही आ, बहुत है काम करने के लिए जो बहुत। हम हमेशा प्रॉब्लम्स जो परेशानियां के बारे में जब हम बात करते रहते हैं और हम सिर्फ कर्तव्यों को भूल जाते हैं और अधिकारों की बात सबसे पहले करते हो यहीं पे शायद ये जो संतुलन है ये बिगड़ जाता है बहुत सही बात करी और क्योंकि आपने जो कर्तव्य बात बोध करी नहीं है है ना। बहुत ही जी, जी, जी और कर्तव्य आपने जो बोध बात नहीं करी है है इसलिए। ग्रास रूट जी लेवल जी। की बात वो मैं बिल्कुल उससे अग्री बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे ही जब ठीक कर लेंगे चीजों को तो वो बढ़ने ही नहीं पाएंगी इसके साथ ही उसी से जुड़ता हुआ सवाल में आदरणीय मीनू जी हमारे साथ गोपाल जी जुड़ चुके हैं गोपाल जी आपका कैमरा ऑफ है आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए नमस्कार 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 सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ थैंक इस यू पटल सर। पर आप बहुत व्यस्त थे अभी बताया गया और बिल्कुल आप एक युवा साइंटिस्ट हैं हमारे भारत के तो बिल्कुल व्यस्त होंगे और उस व्यस्तता के समय में भी आपने हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ बहुत बहुत वंदन है आपका इस पटल पर थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा आपके मैं बारे में सॉरी बहुत बोलता कुछ हूँ, जानेंगे आपसे माफी चाहता आपकी हूँ। आवाज बहुत कम आ रही है थोड़ी सी आप आवाज तेज हेलो कर सकते हैं गोपाल जी हेलो, आवाज आ रही है मैम? हेलो नहीं बहुत सर कम आ आ रही रही है, है थोड़ा धीमी आ रही है, थोड़ा लाउड कर थोड़ा लीजिए। धीमे आ रही है थोड़ी वॉल्यूम हाई अगर कर पाए आप शायद फोन को थोड़ा पास रखें या जिस भी डिवाइस से आप जुड़े हैं उसे थोड़ा सा पास रखेंगे तो शायद आवाज बेहतर आ जाएगी क्योंकि हम जरूर सुनना चाहेंगे एक युवा वैज्ञानिक की बातें अच्छे से एक मिनट। गोपाल जी अब आप
चलिए मैं अब दर्शकों को पहले कुछ बता देती हूँ गोपाल जी के बारे में। ये एक युवा वैज्ञानिक है और बहुत छोटी उम्र में ही इनके एक नासा से एसोसिएशन है जिसके बारे में, और इनके बहुत सारे इन्वेंशंस हैं और इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। इन्हीं से अभी शायद नेटवर्क कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत हो गई है, वो वॉल्यूम हमें धीमा है शायद, वॉल्यूम शायद वॉल्यूम रेज हाँ करना है, काफी कम है। नहीं, अभी वॉल्यूम इंटरनेट भी आवाज है, तेज उनकी करनी स्क्रीन है। फ्रीज हो गई है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, इस बात को बढ़ाते हैं, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले मैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो हमेशा हर बार अपने प्रेम को इस पटल से साहित्य के, समाज के, देश के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारे साथ आदरणीय पुष्पलता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आदरणीय सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका इस पटल पर और इस तरीके का प्रेम दिखाते रहने के लिए। मीनू जी आपके पास पहुंचती हूँ और जो कामना जी ने बातें करी हैं उसके साथ अपना एक सवाल जोड़ के आपसे पूछूंगी कि पहला मेरा सवाल तो ये है कि जो मीनू मैम ने जो बात करी है, और चूंकि आप बच्चों से जुड़ी हुई हैं, आप वर्कशॉप्स करती हैं, तो ये जो बातें आपने करी है कंपोस्ट बनाना या रिसाइकिल करना चीजों को, ये हमने सच में बचपन से सीखा है। स्कूल्स में कहीं बताया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, पर क्या ऐसी वजह है जो आज भी 2026 में, अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत साल हो गए हैं मेरे को स्कूल से निकले हुए, तो ऐसी क्या वजह है कि ये अभी भी हमें बहुत बताना पड़ रहा है और अभी भी एक बड़े स्केल पे ये तादाद बहुत कम है। जो कुछ ही जैसे आपने भी कामना मैम ने भी बताया कि अगर वो 150 बच्चों को बोल रही हैं, तो हम सच में, मैं भी एक शिक्षिका रही हूँ और कुछ भी बताती थी तो लगता था अगर एक बच्चा भी ये सीख ले तो हमारा काम, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो ऐसी क्या कमी रह रही है, ये आपसे जानना चाहूंगी। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जो भारतीय शोध संस्थानों में पर्यावरण के मुद्दों पर आपके अनुसार क्या प्राथमिकता दी जाती है या नहीं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं कामना मिश्रा मैम से बिल्कुल पूर्ण तरह से सहमत हूँ और उन्होंने जी जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बातें कही वो बिल्कुल 100% जो है वो सही है। और बिल्कुल। आप 1 मिनट अपना दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं ये पूछ, मेरे दो सवाल थे। एक तो जुड़ा ये सवाल था कि ऐसा क्या कमी आ रही है जो हमें हर बार अभी तक ये हाँ वर्कशॉप्स हाँ करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल। हम्म। हाँ, वर्कशॉप बिल्कुल इसलिए करनी पड़ रही है नेहा, आप इस बात से जी सहमत होंगे कि अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम जी जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं, पहले जो है हमारे घर में एक लिमिटेड छोटा, वही बिल्कुल कामना मिश्रा मैम के संदर्भ में जैसे उन्होंने सोचा, मैं बिल्कुल वैसा ही सोच है मेरी। तो जी। हमारे पास एक लिमिटेड बर्तन होते थे। ठीक है, हम हम्म। अपना अब छोटा सा एग्जांपल, जो हमारी हॉर्टिकल्चर की मीटिंग होती है हर महीने, उसमें जी हमारी जो डायरेक्टर मैम है रचना जैन मैम, वो देखिए सब इतनी बड़ी बड़ी फैमिली से आते हैं। हर बार हम डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट ना यूज करके हम घर से प्लेट और अपना हम्म, ग्लास लेके जाते हैं चाय के लिए, और एक छोटी प्लेट लेके जाते हैं और उसको हम जी एक बैग में वापस लाते हैं ताकि हम घर में उसे धोएं। अब जो हम भंडारे करते हैं, जो हम उसके ऊपर, तो वहां पे आप देखेंगे उस समय हम बहुत नेकी का काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो थोड़ी देर में जो लैंड वो बन जाता है, हीप ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज का जी हीप बन जाता है, वो ही बन के ऐड होता है गाजीपुर में। तो हम बच्चों को जो है हमें ही सिखाना है, जैसे मैम ने बोला कि बॉटल के लिए, मैं उसका सेम छोटा सा, उसका थोड़ा सा और सिंपल वर्जन, क्या, जब बच्चे जो है हमारे इस डायरेक्शन में मोबाइल के लिए तो लंबा टाइम देते हैं, लेकिन बाकी मैं अपने बैग में, ये देखिए अभी आपने नेहा मैम ने बताया तो ही मुझे, देखिए ये रिलायंस से जो है एक ये फोल्डिंग बैग मिलता है, तो मैं इसे हमेशा रखती हूँ। मैं कभी भी जब सब्जी वाले के पास है या रास्ते से कोई भी ग्रोसरी लेने हो, तो ये वाले बैग को यूज करती हूँ। अब इसमें जो है इसको भी इस फील्ड में काम करने के बावजूद भी इस हैबिट को बनाने में समय लगता है, एफर्ट लगता है। लेकिन फिर जब मैं वर्कशॉप में जाती हूँ तब मैं बच्चों से ये शेयर करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि सबसे पहला छोटा स्टेप हमें ये करना है कि हमें सबसे कम गार्बेज प्रोड्यूस ही नहीं करना, मीन्स कोशिश करना है कि हम जो सुबह कूड़े वाले को कूड़ा दे रहे हैं वो हो ही ना, जैसे कामना मैम ने बताया कि उसके जो छिलके हैं
वो हम गमलों में डाल सकते हैं। बनाना की जो पील है वो सबसे अच्छी है प्लांट्स के लिए, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो उसी तरह से छोटे छोटे एफर्ट बच्चों को बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ये डिस्पोजेबल चीजें यूज कर रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि हम, अगर हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना यूज करें, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हम मदर अर्थ के ऊपर कितना लोड डाल रहे हैं। तो छोटी मैं छोटी वैल्यूज जैसे मैं कि जी जी बच्चों को मिनिमा बताना। मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। मैं वो बात समझ गई। मैं ये हम्म, पूछ रही हूँ कि ये कमी जो है, ये जो आप पर्यावरण के लिए जो कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन जो हम्म, हमारे जो भारतीय जो संस्थानों में विकास, मेरा सवाल ये भी था कि जो भारतीय हम्म, अनुसंधान जो की बातें कर रहे हैं, जो रिसर्च चल रही हम्म, है, उसमें हम्म। पर्यावरण को क्या आपके हिसाब से एक प्राथमिकता दी जाती है? हाँ, पर्यावरण को प्राथमिकता बिल्कुल दी जाती है। और उसमें मैं ये कहूंगी कि जो हमारा अनुसंधान हो रहे हैं उसमें जी। थोड़ा-सा जो फॉल्ट है या थोड़ी-सी चुनौती जो है, वो एजुकेशन सिस्टम की है। हम लोग जो है, जैसे अच्छा। कि मैम ने बोला जैसे, तो हम शिक्षा प्रणाली में किसके ऊपर जोर देते हैं? लर्निंग के ऊपर जोर देते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर जोर देते हैं। हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर, बीच में हमारा सीसीई सिस्टम आया था, जिसमें जो प्रोजेक्ट बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके मार्क्स होते थे। मैं केवीएस में 27 इयर्स मैंने काम किया है, लेकिन वो सीसीए सिस्टम जो है वो वापस बैक हो गया। अब बिल्कुल वही एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन कितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको महत्वता उतनी नहीं दी जाती है। हमारा जो नवाचार है जी। उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो ठीक है। दूसरा जो है, एक जो हमारी जो बड़े बड़े लेवल पे अनुसंधान हो रहे हैं, जैसे बच्चों को हम प्रमोट करते हैं स्कूल में, बताते हैं कि आपको रिसर्च करनी चाहिए हर फील्ड में, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उसको जो अनुसंधान की ग्रांट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, गोपाल जी भी सहमत होंगे, उसकी प्रक्रिया जो है वो जटिल भी है और टाइम टेकन भी है। और फिर जो ठीक। हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी उतनी नहीं है। फिर हमारे जी। जो साइंटिस्ट हैं वो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, वो सुविधाएं और शोध करने के लिए बाहर जो है वो देशों में चले जाते हैं, और इससे हमारी जो रिसर्च ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपका, जो वो यहाँ पर नहीं रहकर हमारे भारत में, ये बहुत दुखद वो है कि हमारे भारत में एक भी नोबेल लॉरिएट ऐसा नहीं प्रोड्यूस किया जिसने पूरी रिसर्च इंडिया में रह के की हो। इंडियन साइंटिस्ट नोबेल लॉरेट्स हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च यहाँ पे नहीं की है। तो इस चीज के लिए हमें सबसे बड़ा जागरूकता ही इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट के तो क्षेत्र में आप रिसर्च हो जी रही है बिल्कुल, जी। तो लेकिन कुछ उस चुनौतियों के बारे में, जो अनुसंधान की जो चुनौती है उसके बारे में आपने बताया, साइंटिस्ट की बात करी, तो हमारे साथ जो हमारे साथ युवा साइंटिस्ट हैं, उनसे ही हम जानेंगे उन चुनौतियों के बारे में। सबसे पहले गोपाल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस पटल पर। और ये बहुत गौरव की बात है कि एक भारत का सबसे युवा साइंटिस्ट आज हमारे साथ है। और उन्हीं से, आप ही से जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या बताना चाहेंगे कि अनुसंधान में जो विकास की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश में बहुत तरीके के विकास हो रहे हैं, हर पैमाने पे हो रहे हैं, हर पहलू पे हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हो रहे हैं, बट उसमें कमियां या चुनौतियां जो आपने अपने यात्रा में, अपने काम करते दौरान आपने जो देखी हो, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और मैं माफी चाहता हूँ कि गोपाल टेक्निकल जी, आपकी डिफिकल्टी के आवाज कारण। अभी भी थोड़ी कम आ रही है, आप कोशिश करिए थोड़ा सा। हेलो माइक, हाँ। हेलो, आवाज आ रही है अब? जी जी जी, बोलिए। जी जी जी, अब आ रही है। बेहतर है, बेहतर है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार एंड देर आने के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ। थोड़ा मैं एक नहीं नहीं, बिल्कुल है, मीटिंग में बिल्कुल नहीं। था एंड थोड़ा टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम था, तो इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। सबसे नो पहले नो, आपके सभी नो दर्शकों प्रॉब्लम। को मेरा नमस्कार एंड जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि जो हमारे देश, भारत देश में जो अभी इनोवेशंस को लेके, रिसर्च को लेके जो समस्याएं आ रही है, वो एक हम्म। आज की समस्या, एक दिन की समस्या नहीं है। ये कई सालों जी से चलती आ रही समस्याएं हैं, ठीक है, सदियों से चली आ रही समस्याएं। हमारे देश में जो इनोवेटर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको कहीं ना कहीं इन चीजों से गुजरना पड़ा है।
और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि इनोवेशंस को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिली है, ठीक है। आप अच्छा। टीवी देखते हैं, ठीक है, आप टीवी में कई सारे सेलिब्रिटीज को देखते हैं या कई सारी चीजों देखते हैं, आप उनको वैल्यू देते हैं, लेकिन जिन्होंने टीवी बनाया, जिन्होंने इंटरनेट बनाया, जिन्होंने आपके पास मोबाइल फोन बनाया, जिस भी लोगों ने जो भी इनोवेशंस किया, आप अपनी सुख सुविधा, भौतिकी सुख सुविधाओं से लैस हैं, ठीक है, उन सब चीजों को हम कम से कम एक धन्यवाद भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी यही दिक्कत है, उनको धन्यवाद तो करना चाहिए, ठीक है। आई ताकि एग्री। इससे क्या होता है, जो हम्म। हमारे जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, सरकार तो सेकेंडरी चीज होती है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो पड़ोसी हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है। आप हमें पैसे दे या ना दें कोई मान्यता नहीं रखता है, ठीक है। आप हमें जी। आप हमें कुछ कहें या ना कहें कोई मतलब नहीं है, आप हमें पर्सनली शाबाशी दे कोई मतलब नहीं है। आप हमारे द्वारा जो किए गए काम हैं उनको कम से कम एक रिकॉग्नाइजेशन देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला काम मुझे जी। लगता है कि ये काम होना चाहिए सरकार से भी पहले, कि हम आप जिन भी चीजों से लोगों से मिले, अगर वो इनोवेटर से आप मिल रहे हैं तो उनके काम का कम से कम एक बार रिकॉग्नाइजेशन जरूर करें, क्योंकि आपको पता है एक इनोवेशंस करने में कितने साल लगते हैं, कितने समय लगते हैं, कितनी आपकी क्षमताएं लगती है, बुद्धि लगता है, ठीक है, और कितने बार आप असफल होते हैं, अनगिनत बार आप असफल होते हैं, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हैं, आप एक संघर्ष करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना यही है कि सबसे पहले तो जो काम कर रहा है उस व्यक्ति का सबसे पहले सम्मान करें, ठीक है। दूसरा, उनके काम का सम्मान करें, ताकि उनको एक संबल मिले, उनको एक बल मिले कि हम इस दिशा में और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर मैंने कुछ किया, मैं अपने एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने भी कुछ जी। प्रोडक्ट बनाया है, डेवलपमेंट मैंने किया हुआ है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि कम से कम जो आसपास के लोग थे उन्होंने हमें संबल दिया, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं तुम बढ़िया काम कर रहे हो। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोगों ने मुझे बताया कि तुम बढ़िया काम कर रहे हो। तो मेरा ये जो मोटिवेशन था वही था कि नहीं, किसी अगर एक व्यक्ति को भी अच्छा हमारा काम लग रहा है तो हमको इसको और बेहतर करना चाहिए, और आज भी हम तो उसी मॉरल काम को सपोर्ट करने में बहुत लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हो हाँ, कि बहुत मॉरल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा वेरी ट्रू। जरूरी होता है इसमें। तब दूसरा आता है, दूसरा सबसे जरूरी चीज है आपका फंडिंग, पैसा। पहला आता है मोरल, दूसरा आता है पैसा। कि आप कोई भी इनोवेशन कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें कई बार फेल होते हैं, उसमें आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं, और वो रिस्क कैपिटल होता है, ठीक है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या कहते हैं कि वो पैसा आपका, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेस हो ही जाएगा, वो फेल हो सकता है। तो जी। इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो भारत सरकार ने अभी कुछ स्कीमें लाई हुई हैं रिसर्च को, क्योंकि अभी उनको पता चला है कि अगर दुनिया में विश्व गुरु बनना है तो आपको हम्म। इनोवेशन करना ही पड़ेगा। अमेरिका, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान, रसिया, या फिर आपका इजराइल, या फिर आपका कोरिया, ठीक है, जितने भी डेवलप्ड, चाइना, हम अपने पड़ोसी चाइना को देख लेते हैं, उनको कोई आपके पर्सनल चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे आईएएस ऑफिसर हैं, आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, आप नेता हैं, ठीक है, आप ये सब चीजें उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एक इनोवेटर हैं, आप एक इनोवेटर्स हैं, आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया हुआ है, ठीक है, तो उससे उनको मतलब है। क्योंकि साइंस का कोई बॉर्डर नहीं होता है, इनोवेशंस का कोई बॉर्डर नहीं होता है। अगर बिहार के एक छोटे से गांव में बैठा हुआ एक लड़का कोई डेवलपमेंट इनोवेशंस करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठे हुए भी एक बिलियनियर को उसकी जरूरत पड़ेगी। या फिर जापान में बैठा हुआ कोई आदमी अगर इनोवेशंस करता है, तो भारत के एक सुदूरवर्ती गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसके इनोवेशंस का यूज कर सकता है। आज हमारे घरों में बल्ब है, लाइट्स हैं, तो वो तो यूएस ने बनाया, एडिसन ने बनाया, ठीक है, अलग अलग डेवलपमेंट किया, हमारे घरों में जल रहा है ना। हम सुख सुविधाएं ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? हमारे घरों में एसी है, कार है, मोटरसाइकिल है, आप जो भी सुविधाएं ले रहे हैं वो किसी ना किसी व्यक्ति ने ही इन्वेंट किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारे यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो साइंस का कोई बॉर्डर नहीं होता है। हमारे जितने भी डेवलप बनना है, आपको एकदम डेवलप्ड बनना है, तो आपको इनोवेशंस करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। और हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खुले थे जिनका मकसद था इनोवेशंस करने का। अब लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जाल में फंसते चले। जैसे अगर मैं आईआईटी की बात करूं, तो आईआईटी का जो मूल ध्येय ये था कि हम यहाँ पे इनोवेटर्स बनाएं, हम यहाँ पे नए नए आविष्कार को करें। लेकिन वो किस में फंस गया है? वो पैकेज में फंस गया है।
बिल्कुल सही, ब्रिलियंट आता है, बिल्कुल सही बात। कितने कितने करोड़ का नौकरी लगा, वो हाईलाइटेड होता है। इनोवेशंस तो मैंने आज तक नहीं देखा है कि इनोवेशंस कभी हाईलाइट हुआ है कि इस बच्चे ने इतना बड़ा इनोवेशन किया और आज पूरी दुनिया में एक डंका बज रहा है। तो हम कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं, तो हमें इससे निकलना पड़ेगा। हमें और निकल कैसे सकते हैं? जागरूक वजह। और जागरूक कैसे हो सकते हैं? आज एक मान लीजिए कि एक पेरेंट्स है, ठीक है, वो अपने बच्चे को जब वो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, जब वो बच्चे आते जन्म लेता है तो कोई पेरेंट्स ये नहीं कहता है कि तुम वैज्ञानिक बनोगे, क्योंकि वैज्ञानिकों की जो स्थिति है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। वो उनको प्रोत्साहित नहीं करते, जी। हमारे घर में प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हमें बताया जाता है हम्म, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब लो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ कहीं ना कहीं इन लोगों से ज्यादा बेहतर होती है, लाइफ लिविंग लाइफ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वहीं से इंकरेज करना चाहिए। वो कैसे बेहतर बनेगा? आज अमेरिका के वैज्ञानिक को आप देखेंगे अभी, या फिर आप क्या नाम है, हमारे देश, हम एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इसरो में जो नासा में जो वैज्ञानिक काम करते हैं, उनका तनख्वाह और जो इसरो में काम करते हैं उनका तनख्वाह, दोनों का मिला के आप देख लीजिए, इसरो में काम करने वाले को कितना मिलेगा? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख का पैकेज ही मिलेगा ना। लेकिन नासा में एक नॉर्मल अगर कोई वैज्ञानिक काम करता है बहुत छोटे पोस्ट पे भी, तो उसकी भी पैकेज जो होती है वो कहीं ना कहीं 70-80 लाख रुपए के लगभग होती है, 90 लाख रुपए के लिए 1 करोड़ के लगभग होती है, ठीक है। तो आखिर हम जो काम कर रहे हैं उसका आउटपुट मिलना चाहिए ना। वो आउटपुट हमें बिल्कुल। किसी ना किसी तरीके से होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम पैसा कंप्रोमाइज करेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, कम से कम हमें रिकॉग्निशन की स्थिति में भी मिले। आज एक इसरो का वैज्ञानिक और एक नासा का वैज्ञानिक हमारे पास खड़ा रहेगा तो हम नासा के वैज्ञानिक को ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा वैल्यूएबल करार देंगे, इसरो के वैज्ञानिक को हम कुछ नहीं गोपाल देंगे। जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक वैज्ञानिक की ही पुत्री हूँ। मेरे पिताजी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI पूसा में प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे। डिपार्टमेंट ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो इसके बारे में मुझे इतना डिटेल पता है, इतना ज्यादा पता है कि वैज्ञानिकों की क्या तनख्वाहें हैं, किस तरीके से रिसर्च होती है। और वो बहुत बड़े देशभक्त थे। बाहर जाने के बहुत सारे मौके मिले, सभी रिश्तेदारों ने कहा, मेरी माता जी बहुत कहती नहीं, लेकिन वो नहीं गए। अब मैं बताऊं आपको, जो वो डिजर्व करते थे, कामना जी, मैं क्षमा चाहूंगी, मैं रोकना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि जब जिसका क्रम हो, हम गोपाल जी से सुन रहे थे, मैं आपके पास आऊंगी और आपकी ये बात को मैं कंटिन्यू करवाऊंगी। और एक और विनम्र निवेदन है आप सभी से कि जब अपना माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि वो विघ्न आता है। एक तो गोपाल जी की आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो आप लोगों की साइड से थोड़ा डिस्टरबेंस ना आए, इसलिए माइक प्लीज। बहुत 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 आभार सभी का। गोपाल जी, आपकी जो बात कर रहे थे आप, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, बट मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपने जो इनोवेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त से बताएं, और क्योंकि समय हमारे पास कम रह गया और सवाल बहुत है। और जो नासा से आपका जो एसोसिएशन है उसके बारे में जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को और हम सभी को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो एक्चुअली क्या है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इनोवेशंस है वो कैसे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं 3 साल DS डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पे काम किया, BNC BNF के ऊपर हमने काम किया। एंड उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बंद रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज होता है कि आपका विंग्स खुला होना चाहिए। इनोवेशंस आप अपने मर्जी का जो कर सके, ठीक है। इनोवेशंस इज नॉट अ सब्जेक्ट कि आप किसी एक सब्जेक्ट में बैठ के इनोवेशंस करने चाहेंगे तो वो हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इनोवेशंस होता है आप अपने आसपास के जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं या सोच रहे हैं, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेना, और वो सॉल्यूशन ह्यूमन लाइफ को वैल्यूएबल बनाए। तो जो मेरा इनोवेशन है वो बेसिकली मैं वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर काम करता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। मैं भागलपुर के, बिहार के छोटा सा जिला है भागलपुर, वहाँ छोटा सा गांव है ध्रुवगंज। मैं गंगा नदी के किनारे मेरा घर है, तो वहाँ पे केले की फसल अच्छी होती है। तो जो बनाना का स्टेम होता है वो 1 टाइम फ्रूट देता है, उसके बाद वो हार्वेस्ट हो जाता है। तो जो वेस्ट बचता है, जो स्टेम बचता है, उसको फार्मर के द्वारा कट कर दिया जाता है। उसका आफ्टर यूज कुछ भी नहीं है, वो बस सड़ के थोड़ा बहुत खाद वाद बन जाता है और एयर में मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो वेस्ट होता है, उसी वेस्ट के ऊपर जो हमारा कचरा होता है, उसी कचरे के ऊपर हमने काम करना 2013 ईस्वी में शुरू किया था। एंड धीरे धीरे हमारा कारवां आगे बढ़ता गया।
और आज के समय में मैंने उस वेस्ट से बहुत अच्छे मोर देन 50 to 60 प्रोडक्ट डेवलप कर चुका हूँ। क्या जैसे बात है, मैंने बहुत पल्प बहुत बनाया बहुत बधाई आपको। मैंने पल्प बनाया हुआ है। पल्प का इस्तेमाल करके हम सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, डैपरिंग प्रोडक्ट हो गया, आपका क्राफ्ट पेपर हो गया, आपका पैकेजिंग पेपर हो गया, आपका राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर हो गया, ठीक है। और मोर देन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, टेबलवेयर प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। पैकेजिंग इंडस्ट्री का जितना भी प्रोडक्ट हो गया वो सब हम लोग उसी केले के पेड़ से बनाए हुए हैं। और जो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने उस पर वो कॉस्ट इफेक्टिव बनाया हुआ है उसको, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो आउटपुट है वो एग्जिस्टिंग वुड पल्प से, हार्डवुड पल्प से ज्यादा बेहतर है। ओके एंड उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो आपका आउटपुट का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जो केले का पेड़ आज से 15 साल पहले हमारा नहीं बिकता था या आज नहीं बिक पा रहा है, आज कोई इसे खरीदने वाला नहीं है, मेरे इस एक इनोवेशन और 9 साल 10 साल के करीब मेहनत के बाद हम उसे खुद खरीदने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। तो जो फार्मर उसको क्या कट बात कर देते थे, वेस्ट होता था, वो उनके लिए अर्निंग का एक साधन हो गया। आज हमारे इस प्लांट के जरिए से हम फार्मर्स की, जो बनाना फार्मर है उसकी इनकम को कम से कम 70 to 80% हम इंक्रीज कर रहे हैं। एंड जो पल्प है, एग्जिस्टिंग में जो वुड पल्प होता है लकड़ी का, जो यूकलिप्टस एंड पॉपुलर से होता है, पाइन से सॉफ्ट वुड पल्प बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है लगभग 40 से 50 रुपए के बीच में, ठीक है। वर्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, और वो केमिकल प्रोसेस से बनता है। हमारा जो पल्प है सेम क्वालिटी का, सेम आउटपुट का, उससे ज्यादा बेहतर आउटपुट का जो पल्प बन रहा है वो हम बना रहे हैं मात्र 25 रुपए में। 22 से 25 रुपए में हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। एंड अब मार्केट में सेलिंग प्राइस है इसका 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए। हम मार्केट में 10% सस्ता रेट पे भी हम पल्प को प्रोवाइड करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने एक इनोवेशंस को डेवलप करके, हमने जितने भी पेड़ कटने से जो पेपर बनता था उस पूरे इंडस्ट्री में, इस पूरे सिस्टम को हम लेके आने का प्लान कर रहे हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बनाना का। आज भारत में लगभग 33% के लगभग हम वर्ल्ड प्रोडक्शन में बनाना का प्रोड्यूस करते हैं। एंड लगभग हम बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा करोड़ टन, मतलब लगभग 80-90 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब 10 से 15 करोड़ टन केले का पेड़ बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, जिसका कोई यूज नहीं है। और इंडिया आज के समय में पल्प पेपर इंडस्ट्री में लगभग 22 लाख टन पल्प दूसरे देश से खरीद के लाते हैं। तो हमारा लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर का जो पैसा है वो सिर्फ हम हर साल पेपर पल्प को खरीदने में दूसरे देशों को देते हैं। चाइना से खरीदते हैं, आपका अमेरिका से खरीदते हैं, यूरोप से खरीदते हैं, ठीक है। तो हमारे इस इनोवेशन से हम वो 3 से 4 जो बिलियन डॉलर है वो उसको बचा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, जो वेस्ट हो रहा है पदार्थ है, जो करोड़ों टन केले का पेड़ बर्बाद हो रहा है, गोपाल जी माफी चाहूंगी, आप समय की बहुत कमी हो रही है, तो मुझे काफी सवाल आ रहे हैं, वो भी मुझे पूछ रहे हैं। ये हम जान चुके हैं आपके जो इनोवेशंस हैं वो किस किस रूप में फायदेमंद है देश के लिए, समाज के लिए। मैं प्रोडक्ट और ये सच बात है कि जो आपने बात, जी ये सच बात है, जो आपने इतनी बातें करी हैं उनमें मुझे लगा है कि प्रोत्साहन जो एक चीज है, जो उसकी कमी हर साइंटिस्ट को शायद खलती होगी हमारे देश में। ये सब देखो, आपने केले के पेड़ से बनाया हुआ हूँ, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, थर्मोकोल टेबलवेयर प्रोडक्ट इसको कहते हैं। जी, ये एवरीथिंग जो है बहुत खूब। और मैं आज इस पटल के द्वारा ये चाहूंगी कि हम सभी ये समझें कि ये जो इनोवेशंस किए जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट अपने पूरे संसाधन, अपनी पूरा जीवन, पूरा मेहनत, अपना दिमाग इस सब चीजों में लगाते हैं, ये हर एक देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे, जिसका वो लाभ उठा सके। और जब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के संतुलन बिगड़ने की या महंगाई की या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को हम छूते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जो इनोवेशंस हैं, यही हमारा उपाय है। चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, मैं आपके पास जरूर दोबारा आऊंगी गोपाल जी, बट थोड़ा सा आगे बढ़ाते चर्चा को, और कामना जी के पास पहुंचूंगी मैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जो भारतीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि IIT की बात भी करी गई है, तो ऐसे जो विश्वविद्यालय है या बड़े स्तर के इंस्टीट्यूशंस अगर मैं जानूं, तो उसमें अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने की कोई स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा, और अगर नहीं है तो आपके अनुसार क्या होनी चाहिए, और उससे कुछ असर पड़ेगा?
देखिए, स्कीम्स बहुत सारी हैं। ऐसा अच्छा। नहीं है कि स्कीम्स की कोई कमी है, स्कीम्स बहुत जी। हैं और हम सब पढ़े ओके। लिखे हैं, आप गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं और वो जी। प्रोत्साहित भी करते हैं। लेकिन घूम फिर जी। के बात वही आती है जो गोपाल सर कह रहे थे। मैंने कहा मैं एक वैज्ञानिक की बेटी हूँ, तो शायद इसका उत्तर मुझसे बेहतर और कौन दे पाएगा। मैंने शुरू से जी। ही जी। ये चीज़ देखा है और हम 3 बहनें हैं, हम लोग कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना, सब अलग-अलग फील्ड में गए। मेरी सबसे छोटी सिस्टर डॉक्टर है, जो ब्रेन ड्रेन जी। मीनू मैम ने कहा था। वो जी। जी। एम्स्टर्डम में है इस समय, मेलबर्न में। मेरे पिताजी नहीं जी। चाहते थे। उसका कारण क्या है? समाज से प्रोत्साहन नहीं मिलना वो एक कारण होता है और दूसरी हुँ। बहुत बहुत बड़ी वजह होती है जो हम पैसे को कह रहे हैं साइड पे लगा दें, हम नहीं लगा सकते। या तो हम हुँ। अब्दुल कलाम आज़ाद माननीय जो पूर्व राष्ट्रपति है, हमारे मिसाइल मैन थे, उनकी तरह हम सिंगल रहें। हम अपना पूरा जीवन हुँ। डेडिकेट कर दें कि नहीं हमको सिर्फ रिसर्च करनी है, फिर चल जाता है। लेकिन अगर आप एक कॉमन इंसान हैं, आपका घर है, परिवार है, आपने शादी की है, आपके बच्चे भी हैं, तो फिर आपको पैसे चाहिए। हम लोग साधु सन्यासी नहीं जीविका होते के हैं। लिए अगर मैं मानूँ कि ये जीविका के सिर्फ़ ये लिए वैज्ञानिक की आपका बात नहीं है, ये बेसिक तो नीड, जीवन आपकी जीने के बेसिक लिए। नीड भी पूरी होगी। हाँ, तो जी। आप बताओ एक एक बहुत मैं हमेशा बेस बात करती हूँ कि डेडिकेशन, पढ़ाई-लिखाई ये सब अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक ना मानव स्वभाव होता है, अब सुंदर पिचाई जी हैं, वो वहाँ पर हैं, हुँ। सभी को हुँ। पता है हुँ। कहाँ है और किस पद पे सीईओ हैं। तो जी। पैसा ही तो कारण था। एसआरसीसी का प्रोडक्ट है वो भी और वो जो कुछ जी। पैसा मिल रहा है वो अमेरिका को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे नासा में भी साइंटिस्ट हैं, आप देखिए हमारे जान-पहचान में भी हैं और हमारे जान-पहचान में तो मेरे पिताजी के मित्र हैं या उनके सहपाठी आधे से ज़्यादा और अब उनके बच्चे, वो वहीं बैठे हैं। मेन रीज़न है फाइनेंसेस और चांसेस। अच्छा। हमारे यहाँ आबादी अच्छा। बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ अब यहाँ पर अगर नौकरियाँ कितनी हैं? 5 पोस्ट निकली, उसके लिए 50,000 हुँ। लोग बैठे हैं। तो वो 5 बिल्कुल। को ही मिलेगी ना, बाकी के हुँ। कहाँ जाएँगे? घर तो हुँ। सबको चलाना है ना। और इज़्ज़त सम्मान ये भी है जो गोपाल जी ने कहा, मैं उसको बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारे यहाँ एक सेट स्टैंडर्ड है, डॉक्टर, हुँ। इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस। हुँ। ये प्रायोरिटी है हमारे यहाँ पर। सबको यही बनना है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इस देश की कितनी आबादी है? बाकी लोग किधर जाएँगे? और जो सरकार कर रही है, सबसे पहले तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड एंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमको प्रदूषण को हुँ। रोकना है, उसके लिए हमको इस आबादी को रोकना पड़ेगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वर्ष पे हम लोग बैठे हुए हैं और इसमें हमको बड़ा गर्व है। किस बात का गर्व है आपको? संसाधन और अब साइंटिस्ट की बात करें तो स्कूल के बच्चों को भी पता है कि रिसोर्सेस, आप पानी की बात कर लो, लिमिटेड हैं। आबादी उस हिसाब हुँ। से कहाँ जा रही है? नौकरियाँ नहीं है। अगर नौकरी नहीं है तो जहां उसको अच्छा ऑफर मिलेगा वो जाएगा। कंपटीशन कट थ्रोट है हमारे यहाँ। अब एक बात निकलेगी बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। एवरीथिंग इज इंटर जी। रिलेटेड कि बच्चे डिप्रेशन यस। में चले जा रहे हैं, कोटा में क्या हो रहा है, मेडिकल में नहीं हो रहा है, इंजीनियरिंग में हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। आपको जैसे कि गोपाल जी ने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये जो काम होता है ना रिसर्च का, ये सृजन हुँ। का काम होता है। ऐसा है जैसे साहित्य में हम बंध के नहीं लिख सकते कि आपको इसी टॉपिक पे नहीं, आप प्रेम पे कविता लिखो। वी कैन नॉट डू दिस। आपको मूड चाहिए, हुँ। एटमॉस्फेयर चाहिए। अब इन्होंने कहा कि गंगा किनारे जहां केले का इतना उत्पादन होता है, वहां इनका जन्म हुआ। बहुत लोगों का जन्म हुआ गोपाल जी, लेकिन आपने ही इस चीज को चुना कि मैं अपने देश का पैसा बचाऊं, मैं इस तरीके से करूं। सब लोगों ने नहीं सोचा ये। तो उसके लिए जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, उसमें से कुछ बातें आपने यहाँ पर शेयर की हैं, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं जी। होता है। तो अगर आप पे तो जिम्मेदारियां होती हैं और आप रिसोर्सेज लिमिट, पॉपुलेशन बहुत तो ज्यादा है आपके पहले हमारे यहाँ, अनुसार तो इससे कटथ्रोट स्कीम्स हैं। कंपटीशन है, जी। स्किल्स है। आपके अनुसार स्कीम्स हैं, उनका शायद जिन्हें हम जैसे हम एमबीए या अलग कोर्सेज में पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन शायद नहीं हो पाया है, वो बहुत सारी वजहों से हो मैडम सकता है, वो पॉपुलेशन किन्हीं बहुत ज्यादा अलग-अलग। है हमारी। हाँ, हमारी दैट इज़ पॉपुलेशन वही सबसे मैं कह रही हूँ हद कि रूट कॉज इज ओवर बहुत सारी पॉपुलेशन। वजहों से। दूसरा कट थ्रोट कंपटीशन। हमें 5 ही चीजों पे जाना है, बाकी चीजों को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। साइंटिस्ट, आप कितने साइंटिस्ट को जानते हैं, कितने साहित्यकारों को जानते हैं, कितने संगीतज्ञों को जानते हैं? हम क्रिकेटर्स को और बॉलीवुड को इन्हीं को आइडलाइज करते हैं, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। लिए कोई ये सेलिब्रिटी है ही नहीं। शायद क्यों? क्योंकि ये वजह मुझे पर्सनली लगती है, ये मार्केटिंग का ज़माना है कि जो आपको बहुत दिखता है वो वही उन्हीं को हम जानते हैं, हम सच में नहीं जान पाते। गोपाल जी, मैं आपके पास आऊँगी, उससे पहले मैं मीनू मैम के पास जाऊँगी एक सवाल लेकर
कि अनुसंधान की बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, हम कमी की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो संतुलन बिगड़ गया है अनुसंधान और विकास के बीच में, वो आपके अनुसार ये कमी क्यों आई है? ऐसा और वो कमी पूरी कैसे हम कर सकते हैं? मेरे अनुसार जो मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, कामना जी की बात सुन रही हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। जो रिसर्च और डेवलपमेंट में बजट भी है और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे कामना मैम ने बोला कि बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है, जैसे कि अवेयरनेस की कमी है, बच्चों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। ग्रेजुएट जो है वो हर साल हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग और उसमें 40,000 ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन कितने आगे जी। पीएचडी करते हैं, कितने उनको अवेयरनेस है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, कितना उन्हें टीचर्स मोटिवेट करते हैं। तो वही ग्रास रूट लेवल पे है कि हमें एज अ टीचर जो है उन्हें मोटिवेट करना है। फिर हमारे जो अब जैसे कामना मैम ने बोला कि वैकेंसी जो है वो 5 होती है और उसके लिए 50,000 है, तो अब स्टार्टअप्स जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टार्टअप कंपनीज को जो है उसको उनको रिसर्च वाली स्टार्टअप कंपनीज को प्रोत्साहित करना है। स्कूल और कॉलेज में जो है वो इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो इन सब चीजों से इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच में समन्वय स्थापित करना है। मींस उनको पता चले कि इस तरह से उन चीजों को जोड़ा जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पॉपुलेशन डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन रास्ते भी उतने ही खुले हैं। ग्लोबल लेवल पे रास्ते भी उतने ही खुले हैं। जो हमारा ये जो अनुसंधान है, ये एक ऐसा निवेश है जो कि भविष्य को वर्तमान में हमारा सुरक्षित करता है। जब तक हम नवाचार को अपनी संस्कृति में नहीं बनाएंगे, हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो ये मेरा मानना है। और विकसित देश जैसे जी। हमारे अमेरिका है, चाइना है, इसकी तुलना में जो भारत का जीडीपी है वो 1% से भी कम है। तो हमें इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है। जैसे कल हमारा 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो राष्ट्र का जी। निर्माण जो है वो असली गणतंत्र तभी फलीभूत होगा जब हमारा भारत जो है वो ज्ञान विज्ञान में आत्मनिर्भर होगा। और ये हर एक की ड्यूटी बन जाती है। एज अ चाइल्ड हम क्या कर सकते हैं, एज अ बच्चे, तो जब मैं वर्कशॉप्स में करवाती हूँ बच्चों को, तो उनको हर वर्कशॉप में लास्ट में एक प्लेज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जी। वर्कशॉप्स आप साल में 10 करते हैं, लेकिन आज आप पूरी वर्कशॉप के दौरान मन में ये सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमें उस चीज पे हर बच्चा जो है वो प्लेज देता है कि सब बच्चे जो है वो सब बच्चों को मैं बोलूंगी आप ये क्लोथ बैग यूज करेंगे, सब बॉटल्स करेंगे, नहीं। आप पर्सनली क्या कर सकते हो वो हर बच्चा प्लेज लेता है। तो इस बात से मैं बिलीव करती हूँ कि छोटी छोटी बातों से ही आता है बदलाव। तो जैसे ये मंच है, मंच भी एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से, आई सैल्यूट टू दिस मंच, कि जिसमें ये मुद्दे को लिया गया और इस बात को शेयर किया गया, जिससे कि इससे भी आगे जो है वो बच्चों को, साइंटिस्ट को, मेरे हस्बैंड भी साइंटिस्ट हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवाइजर हैं, तो मैं भी उसी जी। वातावरण में हूँ। तो इसीलिए मैंने स्कूल से वीआरएस लेके ज्यादा आगे बच्चों तक पहुंचने का वो निर्णय लिया। बहुत सही। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी गोपाल जी आपसे, कि आपने कुछ चुनौतियों के बारे में बताया, आप सभी ने, इनफैक्ट कामना जी ने भी बताया, मीनू जी ने भी बताया, आपने भी बताया, वित्तीय फाइनेंसेस की बातें काफी करी। उसको मैं अलग रखते हुए एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भारतीय विज्ञान में विकास की गति है, जिस तरीके से अनुसंधान चल रहा है, जो तो उसकी गति है, वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा, जो हमारा कंपटीशन की बात करी थी, जो कट थ्रोट कंपटीशन की बात करी थी, क्या उसके लिए पर्याप्त है? क्या हमें गति बढ़ाने की जरूरत है? क्या आज हम चल रहे, क्योंकि हम कोई भी अगर काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हम इस स्पीड से चलेंगे तो ये काम हमारा पूरा होगा। तो एज अ साइंटिस्ट, एज अ वैज्ञानिक, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। इस वजह से इसका सबसे जरूरी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि रिसर्च करना, इनोवेशन सिर्फ करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपका रिसर्च सिर्फ पेपरों में रह जाए, थीसिस के रूप में रह जाए। गोपाल जी थोड़ा माइक आप प्लीज पास रख लें, कोशिश करें। हेलो, बहुत आभार जी। हाँ,
मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आपका जो इनोवेशन, आपका जो रिसर्च, आपका जो थेसिस, आपका जो पीएचडी है, वो सिर्फ पेपरों तक समाहित ना रहे। इंडिया का हम्म। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आता है कि जो पीएचडी स्कॉलर अच्छा। हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो इनोवेटर्स हैं, वो ऐसे इनोवेशंस कर रहे हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमको जो इनोवेशन हम कर रहे हैं वो इनोवेशन समाज तक पहुंचे, वो लोगों के लाभ के रूप में आ सके, तभी जाके वो पूरी दुनिया के लिए। आप एक थीसिस लिखते हैं, आपने हम्म। एक रिसर्च पेपर लिखा, आपने उसे पब्लिश कर दिया और इस रिसर्च जी पेपर का रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, तो वो तो एक कागज का जी रद्दी हो गया ना। आज मैंने बिल्कुल। इनोवेशन किया, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैं पेपर में ही रख सकता था, पेटेंट ही करा सकते जी थे, उसको हम जी जी मार्केट नहीं करते, उसको हम मार्केट में लेके नहीं आते, प्लांट नहीं लगाते, तो हम कैसे जी लोगों किसानों का माल खरीद पाते, तो रोजगार कैसे जनरेट कर पाते। आज मैं बता रहा हूं, मुझे लगभग कई बड़े बड़े गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट हो गई, इंडिया गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, हमारे 300 टन के प्लांट के लिए 550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तक करने के लिए तैयार है। हमें कई सारे हम्म। इन्वेस्टमेंट मिले हुए, 33 उसके लिए करोड़ मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपको 500 करोड़ रुपए का करोड़ ग्रांट मिला प्लांट। है। हम सभी बिल्कुल की तरफ बिल्कुल। से बहुत बहुत तो ये बधाई मैं पूरा बहुत प्लांट इसका लगा शुभकामनाएं रहा हूँ। आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसका पूरा हम्म। प्लांट हम लगा रहे हैं। तो हम एक इनोवेटर से, पहले हम एक छात्र थे, उससे मैं एक इनोवेटर बना, अब उस एक इनोवेटर से हम उद्योगपति बन रहे हैं, ठीक है। तो जी जब एक वैज्ञानिक, अभी मैम का एक क्वेश्चन था कि शाहरुख खान, सलमान खान क्रिकेटर को देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं, तो मैं आपको ये दिलाता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं नहीं गया नासा, हम दूसरे कंट्री नहीं गए। इसके पीछे रीजन यही है कि हमारे घर जी में प्रॉब्लम है, देश मेरा घर है, तो जब घर में प्रॉब्लम है तो उस घर सही में बात। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको घर में रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल दिल्ली रह बिल्कुल। के अपने घर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, तो मैं भारत का एक ऐसा वैज्ञानिक बनूंगा जो बिलियनियर बनेगा, और आने वाला जो जनरेशन होगा वो हर कोई वैज्ञानिक बनना चाहेगा, क्योंकि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहला होता है आपको रिकॉग्निशन, दूसरा होता है पैसा, तीसरा होता है आपका सिक्योरिटी, सुरक्षा। भारत देश में वैज्ञानिकों की कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, अनसिक्योर्ड आदमी जी है। तो अनसिक्योर्ड आदमी, जब अनसिक्योरिटी है तो हम अपने जान का रिस्क क्यों ले। हम कोई आज, जी हम मान बिल्कुल। लीजिए पेट्रोल का हम रिप्लिका लाते हैं, जैसे कि मैंने लाया है, मैं पता है कितने बड़े जाइंट से मैं उनका बिजनेस को डाउन करूंगा, तो मेरी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मैं हाँ, अमेरिका बिल्कुल की ये सही। बहुत इंटरनेशनल पेपर मिल, इम्पोर्टेंट बात आपने कही। इंटरनेशनल पेपर मिल की $25 बिलियन के इंडस्ट्री को हमारे इनोवेशन में खत्म करने की पावर है। तो मुझे जी, सुरक्षा की जरूरत है ना, ये सुरक्षा कौन जान देंगे। जान को खतरा नेचुरल रूप से हो जाएगा, तो आपको सुरक्षा नेचुरल मिलनी रूप से चाहिए। होगा। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही। आज कोई पेट्रोल का रिप्लिका आता है, पेट्रोल के बड़े बड़े माफिया उसे उठा लेंगे, हाँ, क्या करेगा कोई माफिया इनोवेशन के उठा ऊपर। लेगा, बिल्कुल से। आप, मैं कहने वाली थी कामना जी लेकिन मैं प्लीज बोली नहीं। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो मेरा बार कहने का बार। मतलब यही है, तो इसका थैंक यू एक सो ही मच। उपाय है कि आप छोटा सा इनोवेशन करिए, उससे आप मजबूत बनिए, आप अपना सुरक्षा, देश में हम सरकार की कोई इसमें बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को कोई जी जी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं दे रहे बिल्कुल हैं, हम नहीं। लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं। हम इतना काबिल बन जाएंगे, हम इतना बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट करेंगे कि कल को सरकार को हमारे पास आना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्या किया, हमें भी बताओ। देखिए, क्या आप बात। सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं, सिस्टम कई सालों से, हम तो 50, हम लिटरली बता रहे हैं, हम आपके माध्यम से बता रहे हैं, हमारा जो देश है, भलों इतिहास जो भी रहा हो, वर्तमान में हम बहुत पीछे हैं। जो टेक्नोलॉजी में, पल्प इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैम, जो जी टेक्नोलॉजी यूरोप में 15 साल पहले बंद हो चुकी है, हमारे देश के लिए वो नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम ऑलरेडी ओके। इस इंडस्ट्री में 20 साल पीछे चल रहे हैं, और भी हम लगभग 25-30 साल पीछे हम दूसरे डेवलप्ड कंट्री से चल रहे हैं। ये आप माने, देशभक्ति एक अलग चीज है, हमारे अंदर मेरे अंदर देशभक्ति हमको बिल्कुल साबित करने बिल्कुल की जरूरत बिल्कुल। नहीं है, हमें जी जी साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने केले के किसानों की जिंदगी बदल दी, लगभग 5 से 6 करोड़ किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। हमारा एक जी। इनोवेशन, एक प्लांट क्या लगभग बात है, 15 से बहुत खूब। 20 हजार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वेरी हमारा नाइस, बहुत लगभग बढ़िया। पूरे देश के अंदर में हम कई सारे ट्रेड को, बिलियंस डॉलर का इनोवेशन को, जो बाहर पैसा जा रहा है, हम उसको रोकने की कैपेबिलिटी हमारे इनोवेशन में है। तो मुझे देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई बिल्कुल। यही है कि हम आज इस सच से नहीं भाग सकते हैं कि हम पीछे हैं। आज मुझे ये पता चल रहा है कि 300 टन के प्लांट के लिए, 10 टन के प्लांट के लिए हमारे देश में कोई मशीनरी बनती ही नहीं है।
कहाँ से लाना पड़ेगा? तो हमको फिनलैंड से लाना पड़ेगा, हमको जर्मनी से लाना पड़ेगा, सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी हमको चाइना से लाना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे देश की खुद की जी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो हम क्या करें? हम मजबूर हैं ना, हम तो इनोवेशन ही कर सकते हैं। मशीन बनाने वाले आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट, मैं चीफ साइंटिस्ट की पोस्ट से पिछले साल जनवरी में रिजाइन दिया। मैं इंडिया का यंगेस्ट चीफ साइंटिस्ट बना था। मैं पेपर इंडस्ट्री में 4 साल का कॉर्पोरेट हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? मैं अभी 24-25 साल का लड़का हूँ। तो मैंने ये देखा है कि आपके यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, मैं अडानी साहब से मिला, मैं बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट से मैं मिला, मैंने ये देखा उनका R&D डिपार्टमेंट ही नहीं है। वो रिसर्च पे पैसे नहीं लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग दो अमेरिका टेक्नोलॉजी लाया, अपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके हम आज स्टार्टअप इंडिया का देख लीजिए, कोई इनोवेटिव स्टार्टअप है? एक ही भेड़ बिल्कुल चाल सही। में चल रहा है हर कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है। सर्विस हम्म बेस्ड इंडस्ट्री जो होता है वो देश को आगे बढ़ाने में उतनी मदद नहीं करता। आपको मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। आज मैम ने कहा क्या कि हम पॉपुलेशन क्यों रोकें? मैम, हम पॉपुलेशन नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो हमारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तभी हम दुनिया के बड़े मार्केट बनेंगे। 3 तरह के देश होते हैं पूरी हम्म दुनिया में, इनोवेटर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। हम कंज्यूमर हैं, हमारा ये स्ट्रेंथ कंज्यूमर्स है। है हम। चाइना हम्म प्रोड्यूसर है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो पॉपुलेशन हम्म कंट्रोल कर लेगा, वो बहुत आगे जाएगा। हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे और 25 साल नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सिर्फ हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमें खुद स्टेप उठाना होगा। इसलिए मैंने कहा क्या कि जी लोग देख के सीखते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। आज वैज्ञानिकों का एग्जाम्पल क्या है? अब्दुल कलाम सर हैं, कह रहे बड़े वो सीधे साधे आदमी हैं, बहुत एकदम बेहतरीन आदमी है, मिसाइल मैन है, पैसा नहीं कमाया। अब वैज्ञानिकों का एग्जाम्पल चेंज होने की बारी आ चुकी है। वैज्ञानिक मतलब बिलियनियर, अरबपति। आपका इनोवेशन पे आपका हक होना बहुत जरूरी है। आप जो रिसर्च शोध अपने पीएचडी थीसिस पे कर रहे हैं, उसका आपको रॉयल्टी और पैसा मिलना बहुत जरूरी है। मैंने जी इसीलिए अपनी कंपनी शुरू की। मुझे लगता है कि मेरा इनोवेशन, मेरा जो 10 साल का मेहनत था, उसका पे ऑफ हमें मिलना चाहिए, और हम वो ले रहे हैं। और हमें पता है मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग हमें लूटने की कोशिश करेंगे, हमको उससे नहीं डरना है। मेरे पास मल्टीपल इनोवेशन है, एक इनोवेशन चला भी जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा क्या सबसे बात। बड़ी चीज है इनसिक्योरिटी। हमारे देश में इनोवेशंस को एक दूसरे से बताने से डरते हैं कि चोरी कर लेगा। हम इनोवेशंस, हम बिल्कुल केले का सही। पेड़ का इनोवेशन हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे अंदर डर है कि आप चोरी कर लीजिएगा। भैया, चोरी नहीं होता है, किसी के पास आपके काम को करने का काम नहीं है, कोई खुद का अपना काम नहीं कर रहा है बंदा। तो ये सब जी चीजें हैं। अब एक्चुअली हमारे अंदर, बाकी सरकार की क्या है, सरकार की एक दिक्कत और है। आपने मैम ने बताया क्या कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैम, स्कीम्स तो बहुत हैं। हमने बता दिया कि मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, ठीक है, और हमने उसको पानी का जो प्रोसेस बनाया वो इम्पॉसिबल बनाया। मैंने कहा आप चंद्रमा तोड़ के लाइएगा तब 2 करोड़ देंगे, आप लाइए। हम उसका जो लेने का तरीका, हमें इनमें इन्वेंशन किया, ठीक है। अब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं पीएचडी, मैंने बीएससी नहीं किया, हमने गोपाल जी, कोई मैं डिग्री बताना नहीं लिया। चाहूंगी और मैं माफी चाहूंगी, परिचर्चा बहुत मजेदार चल रही, बहुत सारी बातें आज हमें पता चल रही हैं। बट मैं सबको बताना चाहूंगी कि समय हमारा हो चुका है, तो अब मैं एक एक मिनट आप सभी के पास जाना चाहूंगी एक आखिरी संदेश के साथ। थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा जी मैम, जी एक जी मिनट, ठीक है, सॉरी। मैं जी बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने जो प्रोसेस बनाया है देश के अंदर में, जो जी सरकार के द्वारा दिया गया जो रिसर्च फंड है, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन है। आप पैसा चाहकर भी नहीं दे सकते हैं, तो वो पैसा फिर सरकार को वापस चला जाता है। ले कैसे सकते हैं? 1 करोड़ रुपया का फंड आपको लेना है, 10%, 20%, 15% आप सरकारी आदमी को दीजिए, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। भला आपका इनोवेशन का कोई मतलब नहीं रहे, लेकिन आपका इनोवेशन बहुत बढ़िया है और आप ईमानदार हैं, इनोवेशन में पैसा लगाना चाहते हैं, आप प्रोसेस से जाइएगा। आपको पता चला 5 साल के लिए लटके हुए हैं, आपका इनोवेशन से पड़ा हुआ, वो पैसा भी नहीं देंगे, कुछ दूर के पड़ेंगे। तो ये दिक्कत है। इसलिए हमने ये सब चीज छोड़ छाड़ के मैंने कहा कि भाई हमारे अंदर आप पोटेंशियल है, हम अपना मेहनत करेंगे अपने तरीके से, हमारे इनोवेशन में दम है। तो देश में कोई एक आदमी होगा ना, 150 करोड़ 120 करोड़ का जनसंख्या वाला देश है, क्या तो एक आदमी ढूंढना है जिसकी सोच हमारी तरह मिल रही है, हमको उसको पकड़ना, उसको मिलने में जितना समय लग जाए, उस तरह का आदमी मिल गया, हम काम आगे कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी उसके बाद आती है, जब हम बन जाएंगे तब हमारे तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे आपके टैलेंट की, आपके इनोवेशन की कद्र हो। आज ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT क्यों इतना आगे गया है?
क्योंकि वहां पे आपको डिग्री, आप बोलिए ना कि मैं एक इनोवेटर, मैंने इन्वेंशन किया थेसिस पेपर लिखे, देखिए तुरंत आपको बुला लेगा। कैसे रामानुजन सर को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बुलाया गया, कैसे हमारे इनोवेशन को ऑक्सफोर्ड में बुलाया गया। हमारे आईआईटी में हम लिख के देंगे कि मैं टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया बना चुका हूं और मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं आती है, आप हमको एडमिशन दीजिए, वो नहीं देंगे। नहीं देंगे, क्योंकि उनको कहना है कि तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आनी चाहिए, तुमको एडवांस निकालना होगा, तभी जाके हम आपको अपने यहाँ पे एडमिशन देंगे। सही बात है। तो हम क्यों करेंगे? हमारे यहाँ ओपन रिसर्च यूनिवर्सिटी नहीं है मैम, ये सच्चाई है। और सबसे पहला काम यही होगा, सरकार को, हमारे जैसे किसी भी एक लोग को एक ओपन रिसर्च यूनिवर्सिटी खड़ी करनी पड़ेगी, जहां पे पूरी दुनिया से, देश से कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी बिना किसी डिग्री के सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे आ सके, और उसको जो भी 3 चीजें होती है, पहले तो उसका सम्मान, दूसरा पैसा, तीसरा सुरक्षा, ये 3 चीज की गारंटी जो दे देगा, हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। बहुत सही। किसी भी परिचर्चा का एक उद्देश्य होता है कि अगर हम कोई सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब मिले, उसका उपाय मिले, और गोपाल जी ने बहुत अच्छी तरह से साफ शब्दों में वो उपाय बताए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ये परिचर्चा बहुत आगे जाए, सब लोग उसे सुने, सही जगह जाए, सही लोगों तक पहुंचे, और जिसे समझ सके कि उनकी, आज हमने बहुत सारी चुनौतियों के बारे में बात करी और उसके साथ उनके जो उपाय हैं उसकी बात, उस तक भी आज हम पहुंचे हैं। और यही एक परिचर्चा का सफल होने का चिन्ह है, यही बताता है। बस कार्यक्रम अंत पड़ाव पे है, समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन लगातार हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं और मैं विनम्र निवेदन करूंगी आज कि आज ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें। बस कुछ सेकंड्स, 30 सेकंड्स में ज्यादा दूंगी बस कामना मैम और बीनू मैम, अंतिम संदेश हमारे युवाओं के लिए कि आप क्या कहना चाहती हैं। कामना मैं जी, यही आपसे शुरू कहना करें। चाहती हूँ कि आप अपने कर्म करते चाहिए। मेरा ये मानना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता मत कीजिए, निरंतर आप में कोई हुनर है, कोई कुछ भी छीन सकता है, लेकिन आपसे आपका हुनर नहीं छीन सकता। और बहुत मजबूत कड़ा दिल रखना चाहिए। जो गोपाल जी ने कहा, इसकी परवाह नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं लगातार आपको मूक भाषा से बता रही थी कि मैं एग्री करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम जान रहे थे। और चलते 1 घंटे में हम नहीं समेट सकते हैं, बहुत सारी चुनौतियां, लेकिन आपको एकला चलो पे चलना पड़ेगा, अकेले निरंतर चलना है। चलते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। आदरणीय मीनू जी, आपकी तरफ से संदेश। हाँ, मैं एक बार फिर से संस्थान को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने तकनीकी और इस गंभीर विषय को साहित्य और विमर्श के मंच पे स्थान दिया और आज की पीढ़ी को बहुत जागरूक किया। मैं सबका धन्यवाद देती हूँ और इस पथ प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी आमंत्रित जनों का, और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक और विषय के साथ, एक और परिचर्चा, एक और सवाल के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको आप सभी को।